आयुर्वेद के क्रम में हम स्वस्थ कैसे रहें, इसको आयुर्वेद की दृष्टि से समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो आयुर्वेद दोषों की समता होने पर स्वास्थ्य को स्वीकार करता है, और वो दोष हैं वात, पित्त और कफ। प्रचलित हैं वात, पित्त और कफ। ये समान होने चाहिए। कम या अधिक हैं तो कुछ ना कुछ विकार होगा। तो कल इनको ठीक करने का एक मूलभूत उपाय आपके सामने रखा था। आयुर्वेद का ये सिद्धांत है, समान से समान की वृद्धि होती है और विशेष से विपरीत से उसका ह्रास होता है, न्यूनता होती है। तो यदि इनकी वृद्धि होती है तो इनके समान जो चीजें हैं वो छोड़नी होंगी, और जो इनके विपरीत चीजें हैं वो सेवन करनी होंगी। तो ये सम आएंगे, कम हो जाएंगे। और यदि ये कम हो गए हैं तो इनके समान जो चीजें हैं उनको हम सेवन करेंगे तो ये बढ़ेंगे। तो समान से वृद्धि और विशेष से ह्रास। शीतलता में शीतलता का सेवन समान से समान होगा तो और शीतलता बढ़ जाएगी, और शीतलता में विशेष का यानी विपरीत का सेवन करेंगे उष्णता का तो वो कम हो जाएगी। इस तरह से करते हैं। तो ये वात, पित्त, कफ सम रहने चाहिए, लेकिन ये बिगड़ क्यों जाते हैं, कम या अधिक क्यों हो जाते हैं, उन कारणों को जानेंगे और उनका क्या उपाय कर सकते हैं। हम सम लाने के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं उसके ऊपर कुछ विचार करेंगे। तो इनके घटने और बढ़ने में हमारा भोजन भी एक कारण है, एक बड़ा कारण है। और भी कारण है, उसकी चर्चा आगे करेंगे। लेकिन किसी भोजन से कफ बढ़ता है, किसी भोजन से कफ घटता है। औषधियां भी, जड़ी बूटियां भी, दोनों चीजें इसमें ले सकते हैं। लेकिन मुख्य रूप से हम भोजन से संबंधित हैं, हम अभी चिकित्सक तो बन नहीं रहे हैं। तो हम अपना या अपने आसपास के व्यक्तियों का वात, पित्त, कफ समान कैसे रख पाएं, कैसा भोजन हम करें, इसका कुछ हमें इससे आभास होगा, समझ बनेगी। तो कुछ भोजन कफ को बढ़ाते हैं, कुछ भोजन पित्त को बढ़ाते हैं, कुछ भोजन वात को बढ़ाते हैं। ऐसे ही इसके विपरीत भी है, अलग अलग तरह के भोजन इनको घटाते हैं। तो इसका घटना और बढ़ना हमारे भोजन पर निर्भर करता है। लेकिन हम कैसे जाने कौन कौन सा भोजन क्या क्या करता है, किसको बढ़ाता है और किसको घटाता है। तो चिकित्सकीय दृष्टि से उसका विस्तार से अध्ययन एक अलग बात है, लेकिन सामान्य रूप से हमें कैसे पता लग जाए उसके लिए एक सरल सी पहचान शास्त्रों में लिखी, चरक संहिता आदि में लिखी। और परमात्मा ने भी उन चीजों को ऐसा बनाया है कि उन छोटे छोटे लक्षणों से हम पता कर सकते हैं कि ये वात को बढ़ाने वाला है या घटाने वाला है। उसके आधार पर हम अपने भोजन पर नियंत्रण कर सकते हैं। तो उसके लिए भोजन के रसों पे हम ध्यान देंगे। रस का मतलब जो उसका स्वाद आता है। जिस भी भोजन को खाते हैं कोई ना कोई स्वाद हमें लगता है। कौन कौन से स्वाद आते हैं हमारे को? मीठा, जिसको मधुर कहते हैं, ये सबसे अधिक होता है। दूसरा खट्टा यानी अम्ल, और तीसरा नमकीन यानी लवण,
और चरपरा, जैसे मिर्ची होती है, इसको आयुर्वेद में बोलते हैं कटु। और एक होता है तिक्त, संस्कृत के शब्द हैं तीता, यानी ये कड़वा। कटु का मतलब है चरपरा। चरपरा, हाँ, चटपटा, चटपटे में तो अम्ल भी आ जाएगा और लवण भी आ जाएगा। जिसे आप चटपटा कहते हैं, चाट कहते हैं, उसमें तो ये तीनों होते हैं। तिक्त का मतलब है कड़वा, और एक है कसेला, जिसको कषाय बोलते हैं, कसेला। मधुर का उदाहरण, दूध मधुर है, घी मधुर है, गेहूं, रोटी, दलिया मधुर है, चावल मधुर है, शहद भी मधुर है, चीनी मधुर है, गुड़ मधुर है, बहुत से फल मधुर हैं, केला आदि। ऐसी मीठी चीजें जो भी मिठाइयां हैं, ये सब मधुर के अंतर का आएंगे। अम्ल में खट्टी चीजें, इमली हो गई, आंवला है, कोकम है, अचार हैं तरह तरह के, और फलों में बहुत कुछ खट्टे होते हैं, वो सब खट्टे आ गए, खट्टी चीजें जो भी हैं। लवण, जिसमें नमक हो या नमकीन चीजें हो, वो सब चीजें आ गई। कटु का, चरपरे का मतलब है जिसमें लाल मिर्च डली हुई हो, लाल मिर्च जैसी होती है, काली मिर्ची जैसी होती है, सौंठ जैसी होती है, अदरक कैसी होती है, पीपल कैसी होती है, पिपली जो आयुर्वेद की औषधि होती है वो, ये सी चीजें कैसी होती है, चरपरी होती है, चरपरापन लगता है हमें, इसको आयुर्वेद में कटु कहते हैं। कटु का मतलब कड़वा, नीम जैसा कड़वा नहीं लेना है। करेला और नीम का जो रस होता है वो ये तिक्त कहलाता है, कड़वा, उसको कटु नहीं बोलते हैं आयुर्वेद में, कटु उसको बोलते हैं, तो चरपरा होता है। और तिक्त के उदाहरण हो गए नीम, करेला और गिलोय। क्या बोला? हाँ, तो कड़वी, जो भी कड़वी चीजें हैं वो हो गया, चिरायता आदि बहुत सारी औषधियां भी हैं, वो कड़वे में आ गई। और कषाय का मतलब कसेली चीजें, जैसे कि हरड़ को मुंह में रखें तो कैसा लगता है, सुपारी को मुंह में रखें तो कैसा लगता है, कसेला कसेला लगता है। कत्थे को रखें मुंह में, बहेड़े को मुंह में रखें, उसका टुकड़ा, ये कसेली चीजें होती हैं स्वाद के अंदर। तो ये 6 रस, इनसे हम समस्त भोजन को बांट सकते हैं। कुछ इसमें मिश्रण भी होता है, लेकिन मोटे तौर पे हम इसके आधार पर चल सकते हैं। और इसका ज्ञान हमें हमारी जिह्वा से हो जाता है, इसमें क्या रस है। तो उन्होंने फिर बताया कि जो मधुर, अम्ल, लवण रस वाली चीजें हैं, ये कफ को बढ़ाने वाली हैं, कफवर्धक। और कटु तिक्त कषाय हैं, ये वातवर्धक है, वात को बढ़ाने वाली है। तो इतने से हमें पता लग जाएगा। अब इसके साथ साथ हम उल्टा भी कर सकते हैं कि मधुर, अम्ल, लवण कफ को तो बढ़ाते हैं, लेकिन ये वात को कम करते हैं, वात के को न्यून करते हैं, या तो वात नाशक बोल देते हैं आयुर्वेद में। वात को नाश करने वाले, कम करने वाले होते हैं ये। और इधर ये कटु तिक्त कषाय जो वात के वर्धक हैं, ये कफ के नाशक हैं। कफ को कम करते हैं। एक सरल सा वर्गीकरण हो गया। हर व्यक्ति रस को पहचान सकता है, और परमात्मा ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि इस रस वाली चीजें ऐसी ऐसी होती हैं। ये प्राय करके है, कुछ अपवाद मिलते हैं, उसकी चर्चा आगे आपको बता देंगे, लेकिन मोटे तौर पे अभी ये समझ लेते हैं। अब बचा पित्त। तो जो बीच वाले हैं अम्ल, लवण और कटु, ये 3 हैं पित्तवर्धक।
और बाकी के जो 3 बचे ये पित्त नाशक, ये 2 भी पित्तनाशक। ठीक है। तो यदि कभी लगे कि मेरा कफ बढ़ा हुआ है, तो बढ़े हुए को कम करने के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? सामान्य और विशेष, ये 2 चीजें सामने हैं हमारे, सामान्य और विशेष। तो अगर ये बढ़ा हुआ है तो विशेष का प्रयोग कर लेंगे, जो इसके विपरीत रस है। कटु तिक्त कषाय का प्रयोग करेंगे तो कफ कम हो जाएगा, और जिस कारण से कफ बढ़ रहा है इन रसों को हम सेवन कम कर लेंगे और इन रसों का सेवन बढ़ा देंगे तो कफ सम स्थिति में आएगा। जब लगे कि ठीक हो गया है तो वापस सामान्य में आ जाए। इसी तरह से वात की वृद्धि अगर हो गई है तो इन रसों को कम कर देंगे और इन रसों को बढ़ा देंगे। ऐसे रस वाले पदार्थों का सेवन हम अधिक कर लेंगे। ऐसे ही पित्त बढ़ा हुआ है तो इन 3 रसों को, अम्ल लवण कटु को कम करेंगे और मधुर तिक्त कषाय रस वाले पदार्थों का सेवन बढ़ा देंगे। ठीक है। तो अपने वात पित्त कफ को हम इस प्रकार से आहार के द्वारा नियंत्रित कर सकते हैं। तो इसमें किसी को पूछना है कुछ? जी। मिर्च आएगी कटु के अंदर, तीखा कह सकते हैं, तीखा कह सकते हैं। चरपरी चीज मतलब तीखी चीजें, ये कटु के अंतर्गत आएंगी। तो जैसे किसी को कफ बढ़ गया हो तो कटु का सेवन करते हैं कि उसमें सौंठ खा लेते हैं, काली मिर्ची खाते हैं, ऐसी चरपरी चीजों का सेवन करते हैं तो कफ कम हो जाता है। और लस्सी है वो अम्ल के अंतर्गत आएगी, खट्टी होती है, कुछ कसैली भी होती है, और अगर मीठी है तो, अगर मीठी लस्सी है, दही मीठा है तो वो कफ को और अधिक बढ़ाएगा, अम्ल है तो भी बढ़ाएगा। तो ऐसी चीजें अगर हमारे को सेवन करनी हो और हमें लगता है कि कफवर्धक चीजें लेते ही मेरा एकदम कफ बढ़ जाता है, तो उसमें इसके शमन करने के लिए अब दही भी खाना है तो क्या करेंगे? दही कफ को बढ़ाने वाला है, हमें कफ को बढ़ाना नहीं है, लेकिन दही फिर भी खाना है, तो उसके अंदर कटु तिक्त कषाय चीजें मिला लेंगे, उसमें काली मिर्ची मिला लेंगे उसमें, और इन रसों को हम इन रसों का सेवन साथ में कर लेंगे तो संतुलन बन जाएगा। दूध है, दूध मधुर है, कफ को बढ़ाने वाला है, किसी को दूध समस्या करता है, कफ को बढ़ाता है, तो उसमें क्या कर लेंगे? सौंठ डाल लेते हैं, काली मिर्ची डाल देते हैं, हल्दी डाल लेते हैं। इन चीजों को डालने से थोड़ा संतुलन हो जाता है। लड्डू खाते हैं आप लोग, गोंद के लड्डू बनते हैं सर्दियों में, तो उसके साथ साथ उसमें त्रिकटु भी डाला जाता है, सौंठ डालते हैं, क्योंकि उसमें मीठा होता है, घी होता है, आटा होता है, गोंद होता है, ये सारी चीजें मधुर होती हैं जो कफ को बढ़ाने वाली होती हैं। तो उसके साथ में थोड़ा सा पीपल भी डालते हैं, सौंठ भी डाल लेते हैं, नहीं तो काली मिर्ची डालते हैं। इससे क्या होता है? जो कफ की अधिक वृद्धि हो सकती थी वो कम होती है। बेसन की कढ़ी खाते हैं तो बेसन जो होता है वो वात को बढ़ाने वाला होता है, तो हमारे यहां उसमें मेथी डाल दी जाती है, मेथी वायु को कम करती है। तो हमारे बहुत सारे भोजन ऐसे होते हैं उसमें ऐसी चीजें मिलाई जाती हैं। कद्दू की सब्जी बनती है, उसके अंदर प्राय सब जगह मेथी डलती है, विशेष डलती है उसमें मेथी। मेथी क्यों डालते हैं उसमें विशेष रूप से? कद्दू वो वात को बढ़ाने वाला होता है तो उसमें मेथी साथ में डाल देते हैं। तो बहुत सी चीजें तो परंपरागत रूप से हमारे मसालों में और खाने की चीजों के अंदर ऐसी ही डली हुई रहती हैं। सब्जियां होती हैं तो प्राय उसमें हम तेल डालते हैं, चिकनाई डालते हैं, तो सब्जियां प्राय रूक्ष होती हैं, रूखी होती हैं और वायु को बढ़ाने वाली होती है, इसलिए आयुर्वेद कहता है उसमें तेल डाल करके खा लो।
जो तेल है वो वायु को कम करता है, चिकना है, वायु रूखी कहलाती है, रुक्ष कहलाती है। तो रूखी चीजें खाएंगे तो वात बढ़ेगी, तो उसको कम करना है तो साथ में चिकनाई डाल दी। ऐसे बहुत सारे प्रयोग हैं और देखेंगे। इसमें सामान्य रूप से कोई बात समझ में नहीं आई हो तो जो कद्दू का और मेथी का बताया था, तो कद्दू वात को बढ़ाता है और मेथी भी उसी में आ रही है, कटु तिक्त इसी में आएगी ना मेथी। मेथी वात का शमन करती है, इसके कुछ अपवाद हैं। अच्छा, ये जो मैंने बताया ये सामान्य नियम है, नहीं तो आप सारी चीजें अपवाद जानेंगे वो तो फिर चिकित्सक बनेंगे और बहुत सारा जानेंगे। जी जी। लेकिन थोड़ा अपवाद भी आपको बता देंगे। लेकिन सामान्य व्यक्ति कैसे एक मोटा मोटा निर्धारण करे, ये रस के आधार पर निर्धारण कर सकता है। अपवादों को छोड़ दीजिए। कुछ हल्दी काय में आएगी आचार्य, ये भी बता दीजिए। हल्दी होती है, थोड़ा कसैलापन होता है, थोड़ा चरपरापन भी होता है और थोड़ा कड़वापन भी होता है। कड़वापन उसमें होता है काफी। हाँ, बेसन को भी आप खा के देखेंगे उसमें कसेला कसेला होता है, थोड़ा मीठा भी होता है लेकिन कसेलापन होता है और थोड़ा कड़वापन भी होता है। खा के देखिए थोड़ा। मिर्ची इसमें कटु में आएगी। नहीं, वो चीजें अभी छोड़ दीजिए आप। किसमें कौन सा विटामिन है वो अलग एक प्रक्रिया है, उसको अभी हम नहीं ले रहे हैं। अभी हमने देखा कि वात पित्त कफ के बढ़ने से या घटने से रोग होते हैं। वात पित्त कफ सम रहेंगे तो स्वस्थ रहेगा, ये एक सिद्धांत आयुर्वेद का। तो इसको हम सम कैसे रख सकते हैं? तो हमारे भोजन से ये घटते बढ़ते रहते हैं। अगर रूखी चीजें कोई ज्यादा खाता है, ठंडी चीजें ज्यादा खाता है तो वात बढ़ जाएगी, क्योंकि वायु शीतल होती है और रूक्ष होती है। पित्त उष्ण होता है, तो कोई गरम गरम चीजें ज्यादा खाएगा, चरपरी चीजें ज्यादा खाएगा, खट्टी चीजें ज्यादा खाएगा तो पित्त बढ़ जाएगा उसका। कफ मधुर होता है, स्निग्ध होता है, गुरु होता है, तो चिकना होता है, तो जितनी मधुर मीठी और चिकनी चीजें वो ज्यादा खाएगा तो कफ बढ़ जाएगा। तो उसको रोकने के लिए इन आधारों पर हम अपना अपना निर्धारण कर सकते हैं। हर व्यक्ति अपने जीवन में देखेगा कि किसी को वात के रोग अधिक होते हैं, वात जल्दी प्रकोपित होता है, किसी को पित्त अधिक प्रकोपित होता है, किसी को कफ अधिक प्रकोपित होता है। अलग अलग प्रकृति होती है। इनकी वृद्धि और न्यूनाधिकता के और भी कारण है, उस पर आगे चर्चा करेंगे। उसमें हमारी प्रकृति भी एक कारण है, लेकिन एक मोटा आधार हमारे भोजन के ऊपर निर्भर करता है, जिसको हम नियंत्रित कर सकते हैं। कुछ वात पित्त कफ को और आगे आपको बताएंगे। ये कुछ शरीर के घटक हैं। हमारा शरीर 5 भूतों से बना है। 5 भूत कौन कौन से हैं? आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ठीक है, 5 भौतिक शरीर है। हमारे दर्शनों के अंदर इसी रूप में शरीर का रचना को माना जाता है। इनसे ये बनता है। तो आकाश और वायु, ये जो 2 भूत हैं, इसके प्रतिनिधि के रूप में वात कहलाती है, और अग्नि महाभूत है, इसके प्रतिनिधि के रूप में पित्त है, और जल और पृथ्वी महाभूत है, इसके प्रतिनिधि के रूप में कफ है। चरक में वात पित्त कफ की मुख्यता है, उसी को लेकर के चलते हैं। तो 5 महाभूतों का ये अंतर्भाव कर दिया है ऐसे। सुश्रुत के अंदर 5 भौतिक चिकित्सा भी है। पंचभूतों के अनुसार शरीर में जिस महाभूत की न्यूनाधिकता होती है उसके अनुसार चिकित्सा होती है, वो भी एक तरीका है। लेकिन वात पित्त कफ इसको थोड़ा सरल करके 3 चीजों में 5 महाभूतों को ही बांट दिया है। तो जो हमारे शरीर में इनसे जो चीजें बनी हैं और इनसे संबंधित जो क्रियाएं होती हैं वो, इसी तरह पित्त और कफ, इसके बारे में और विस्तार से आगे करेंगे। अभी एक सामान्य जानकारी के लिए इतना है। जो मैंने बताया इसमें किसी को अस्पष्टता हो तो पूछे। किससे? मैंने ये नहीं कहा कि शहद से कफ बढ़ता है। ये मधुर के उदाहरणों में शहद भी बोला था, वो अपवाद है। मैंने आपको कहा इसके अपवादों पे और चर्चा बाद में करेंगे। शहद मधु मीठा होता है लेकिन वो कफ का शमन करता है। ये अपवाद को अभी रहने दीजिए। अपवाद को अभी लाने लगेंगे तो ये पूरा सिद्धांत आपको यूं लगेगा कि ढह गया है।
सामान्य रूप से यह होता है। पहले इतनी सी बात को समझिए, आगे जो इसके विशेष हैं, अपवाद हैं, इनको हम बाद में देखेंगे कि जो चीजें मधुर होते हुए भी कफ को नहीं बढ़ाती हैं, कफ को कम करती हैं, अम्ल चीज होते हुए भी पित्त को नहीं बढ़ाती है, पित्त का शमन करती है, ये अपवाद को अभी नहीं देख रहे हैं, ये मैं सामान्य रूप से आपको बताया, उसका कथन है। मुनि जी, अम्ल का मतलब खट्टा, खट्टी चीजें। और ये अग्नि और ये वायु और आकाश और वायु और अग्नि जल महाभूत नहीं, ये सभी महाभूत ही हैं, सब महाभूत हैं। आकाश और वायु महाभूत से वात दोष बना है, अग्नि महाभूत से पित्त, और जल और पृथ्वी महाभूत से कफ। ये पांचों महाभूत के अंतर्गत आते हैं। ऐसे घटक हैं जिससे हमारा शरीर बनता है। ये 5 तत्व हैं। तो और है, और पूछिए। अन्न को, हाँ, मैंने जैसे बताया था कि गेहूं मुख्य रूप से ये मधुर है, गेहूं, चावल आदि, लेकिन इनमें थोड़ा थोड़े दूसरे रस भी होते हैं। मात्र एक रस वाला कोई चीज नहीं होती है, थोड़े थोड़े दूसरे रस होते ही हैं। बाजरा आदि हैं, उसमें थोड़ा कसेलापन, मक्के में थोड़ा 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 अंतर रहता है इन धान्यों में, लेकिन प्राय करके वो मधुर में आएंगे। इधर से कोई, हाँ, आगे वाले, हाँ हाँ, आप पूछिए। हम आचार्य जी, जैसे अभी हम आपने बताया वात पित्त कफ, तो जिसमें जिसको वात की प्रकृति है उसकी, जैसे वात में जैसे कुछ उनके गुण हैं कि ये वात की प्रकृति वाले को ये चीजें होती, जैसे किसी की याददाश्त कमजोर होती है या फिर किसी की और ऐसे, तो इनमें वो बाद में बताऊंगा कि अलग अलग वात पित्त कफ प्रकृति वाले के क्या क्या लक्षण होते हैं, वो बाद में लेंगे। नहीं, लक्षण के साथ साथ में जैसे इसको अगर इसको सामान्य करने के लिए क्या स्थिति है इसके लिए? उस सबके लिए यही प्रक्रिया आएगी। एक मोटा निर्धारण है, जिसकी वात प्रकृति वाले हैं उनको वातवर्धक चीजों से बचना चाहिए, यानी कटु तिक्त कषाय को कम सेवन करना चाहिए, और मधुर अम्ल लवण उनको अनुकूल भी आएंगे, ये प्रतिकूल आएंगे। जिसकी जैसी प्रकृति है, ये सब चर्चा बाद में करेंगे। आज केवल इतने के ऊपर आप देखिए कि हम मोटे मोटे निर्धारण कर सकते हैं। पूछिए। कहते नहीं खाने, भोजन नहीं करने से गैस वायु बढ़ती है, लेकिन वो अग्नि होता है तो पित्त बढ़ना चाहिए। वो भी है कि जब हम भोजन नहीं करते हैं, उपवास करते हैं, लंघन करते हैं, उससे भी वात की वृद्धि होती है, क्योंकि वायु जो है उसमें एक गुण होता है लघु गुण। ये सब हम चर्चा और थोड़ी आगे करेंगे, ये थोड़ा और विस्तार पे जाएंगे। उसका एक लघु गुण होता है वायु का, जैसे यूं भी हम देखते हैं वायु हल्की होती है। तो जब हम भोजन नहीं करते हैं तो शरीर में लघुता की वृद्धि होती है। किसी दिन एक समय का भोजन नहीं करते हैं, एक दिन का भोजन नहीं करते हैं, तो जिनको शरीर में भारीपन लगता है, जकड़ा लगती है, तो भोजन नहीं करते हैं तो शरीर हल्का हल्का लगता है थोड़ा। और अगर ज्यादा भोजन नहीं करेंगे तो वायु की वृद्धि हो जाती है। भोजन न करने से धातुओं का क्षय होता है और वायु की वृद्धि होती है। तो जिनको वायु की वृद्धि होती है उनको भोजन अधिक लंघन नहीं करना चाहिए। ये उसके साथ साथ में जुड़ा हुआ है। जी, गुरुजी ओम, जब हम वात सही करना चाहते हैं तो जब हम पित्त सही करना चाहते हैं तो कई बार हमारा कफ बढ़ जाता है, और जब हम कफ सही करना चाहते हैं तो हमारे पित्त के विकार बढ़ जाते हैं। तो ये क्या होता है, थोड़ा समझाइए। जब अधिक मात्रा में हम करें, इसको आप यूं समझिए कि अभी हमारे को ठंडी लग रही है, ठंडी लग रही है, और हम उसको मिटाने के लिए क्या गर्मी का प्रयोग करते हैं, और बहुत अधिक गर्मी कर ली हमने, तो बड़ी तो ठंडी को हटाने चले थे और अब तो बहुत पसीने आने लग गए हमारे को। तो जो ठंडी को हटाने के लिए जितनी गर्मी का प्रयोग करना था उससे अधिक कर लेंगे तो विपरीत हो जाएगा। और ऐसा ही गर्मी बहुत हो और हम ठंडा करने के लिए कुछ ठंडक लेते हैं, वातानुकूलन चलाते हैं, बर्फ का सेवन करते हैं, वो यदि बहुत ज्यादा ले लिया तो एकदम ठंडा हो जाएगा।
तो ये हमें संतुलन रखना होता है कि कफ बढ़ा हुआ है और उसको कम करने के लिए यदि हम ये चीजें, दूसरी चीजें लेते हैं, वो इतनी ज्यादा अगर हमने ले ली, ये सामान्य से भी कम हो जाएगा। हमें केवल इतना सेवन करना है कि वो समान हो जाए, और अगर फिर भी हम उल्टा सेवन करते जाएंगे तो वो और कम हो जाएगा। इसी तरह से जिस चीज को जो कम है बढ़ाने के लिए हमने सेवन किया किसी रस का, और वो बार बार बहुत ज्यादा करते रहे, तो वो सम के बाद में क्या होगा, और बढ़ जाएगा। तो उचित मात्रा में सेवन करना चाहिए। जी। ओम गुरु। जैसे कभी हमारे त्रिदोष होते हैं, कहते हैं वो प्रकपित हो जाते हैं, तो हमें दोष समझ में आते हैं कि कहीं बॉडी में कुछ दर्द होगा, कहीं कुछ विकृति आएगी, लेकिन क्षय हो जाते हैं, तब उनको हम कैसे जानेंगे? जी, बैठिए। इनके अपने अपने वात पित्त कफ के कार्य हैं, उनमें न्यूनता होती है। ये सब चीजें मैं आपको आगे विस्तार से बताऊंगा। और यदि वात बढ़ा है तो कफ कम होता हुआ दिखेगा हमें, ये विपरीत है परस्पर। तो दूसरा कुछ ना कुछ, एक चीज अगर कम हुई है तो दूसरी चीज बढ़ी भी मिलेगी हमारे को, विपरीत है। तो किसी के बढ़ने से भी पता लग जाता है और घटने से भी उसकी क्रियाओं के न्यून होने से हमें पता लग जाता है। ये और विस्तार से बाद में देखेंगे। जी। ओम गुरु जी। लौकी, तोरई, दाल, चावल, रोटी और घी, दूध, छाछ, ये हमारा भोजन है, तो इसमें बताइए बात पित्त का थोड़ा। तो रोटी का बताएं, ये मधुर है, अच्छा। कफवर्धक है। चावल, चावल भी। अच्छा। लौकी, तोरई और दाल। हाँ, दालें प्राय मधुर भी होती हैं, साथ में कसैलापन भी होता है, थोड़ा कड़वापन भी होता है। लौकी सब्जी आदि होती है, उनमें कसैलापन होता है, कड़वापन भी होता है, थोड़ा मधुर भी होता है, मिश्रित होती हैं। एकदम एक रस वाली चीजें कम होती हैं, कुछ ना कुछ रहते हैं, उसमें प्रधानता के आधार पर देखा जाता है। आगे बताएंगे आपका। ये एक मोटे तौर पर इतना आप पता चला कि भाइयों का कुछ कुछ बढ़ रहा है, कुछ घट रहा है, तो उस तौर पे भोजन में क्या कम करना है, क्या ज्यादा करना है, इससे इतने से पता लगेगा। अच्छा। घी, दूध और छाछ और बता दीजिए थोड़ा थोड़ा। घी और दूध मधुर में आते हैं, कफवर्धक हैं सभी। घी और दूध। फीका दूध। जी, फीका दूध बिना चीनी बिना शक्कर का सब मधुर में आएगा। मधुर में आएगा। लेकिन अगर चीनी डाल देते हैं तो और अधिक कफ बढ़ाएगा। समान से समान की वृद्धि होती है। फीका ही दूध वैसे ही चिकना भी है, मधुर भी है, और उसमें और मधुर लिया तो वो कफ को और बढ़ाएगा। और उसमें और घी डाल करके पिया दूध तो और कफ को बढ़ाएगा। फीके दूध में घी लेंगे तो भी बढ़ाएगा। हाँ, बढ़ाएगा। अच्छा। और गुरुजी उसमें छाछ। हाँ, छाछ जो है उसमें अम्लता रहती है, कसैला भी रहता है, पित्त को बढ़ाने वाले हैं, और कुछ कफ को भी बढ़ाएंगे, क्योंकि ये अम्ल और लवण है, ये कफ को भी बढ़ाते हैं। तो आज का विषय भी इतना ही रखते हैं और चर्चा आगे करेंगे। 3 बार ओम का उच्चारण। सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति। और आगे बताऊंगा, आगे बताएंगे, अभी और बताएंगे आपको। श्री गुरुभ्यो नमः। प्रश्न